इसके लिए आर्टिकल ये है कि आरबीआई ये चाहती है कि जो रुपीज़ है उसका ग्लोबलाइजेशन हो सके और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा जो हमारा गोल है डेवलप्ड इकोनॉमी का उसकी तरफ, और ये इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं रुपीज़ का। तो इंटरनेशनलाइजेशन के क्या बेनिफिट होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे रुपीज़ के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। तो बेनिफिट हमारा होगा कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, और उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी आती है ना, सडन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जैसे डॉलर और प्राइस, आईएनआर का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर हमारी जो करेंसी है अगर ग्लोबली वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाएगी तो वो जो वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और हमारा जो रिक्वायरमेंट या डिपेंडेंसी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर वो भी हमारी कम हो जाएगी। फिर हमारा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे वो भी कम हो जाएगी। जैसे ग्लोबली अगर मान लो एक्सेप्ट हो रहा है आईएनआर, तो उसमें हमारा जो डेप्ट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट मान लो वो चाहेगी तो अपना डेप्ट जो है वो रेस कर सकती है अपनी खुद की करेंसी में इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पे उसको जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है वो आईएनआर की क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फॉरेन पार्टिसिपेशन भी तो बढ़ेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे मान लो बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसके बेनिफिट है। अब डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो किन फैक्टर्स पे ये काम करेगा। तो डिटर्मिनेंट अगर हम देख लेते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स होगा। एक, पहला, जब ये वाइडली यूज़ किया जाएगा ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स के लिए, कि बहुत सारी कंट्रीज इसको ग्लोबली एक्सेप्ट भी कर रही हैं और ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ भी कर रही हैं। दूसरा इसका है इकोनॉमिक फंडामेंटल। इकोनॉमिक फंडामेंटल में इसका साइज क्या है, आपकी इकोनॉमी का साइज क्या है, अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जा रहे हो। ट्रेड नेटवर्क क्या होगा, आपका ट्रेड नेटवर्क का रूट कितना ज़्यादा है। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी, कि अगर करेंसी में स्टेबिलिटी कितनी है, अगर करेंसी आपकी स्टेबल होगी और इजीली उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो कन्वर्टेबल ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ का, कोई कंट्री क्यों ट्रेड करेगी। तो ये करेंसी की स्टेबिलिटी और कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर है। तो ये 3 जो है वो डिटर्मिनेंट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के। अब हम लोग ये देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो चैलेंजेस हमारे हो जाएंगे कि इनिशियल लेवल पे क्या होगा कि जो आईएनआर होगा वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्लोबल डिमांड के साथ मैचअप करना है। दूसरा होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एमपीसी डायलेमा भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्लोबल जब आपकी डिमांड होगी तो कंट्री क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी, कि जो जो भी मान लो अगर आपकी बैलेंस करेगा ना ग्लोबल जो भी हमारी करेंसी की डिमांड होगी डोमेस्टिक मॉनेटरी डिमांड के साथ, तो इसको हम लोग ट्रिफिन डायलेमा भी बोलते हैं, ट्रिफिन डायलेमा। अब जो आईएनआर है वो वाइडली एक्सेप्ट, अगर मान लो वो यूज़ नहीं होता है जैसे यूरो और डॉलर की तरह, तो वहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी होगी इंटरनेशनलाइजेशन फॉरेक्स मार्केट में, जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगी हमें लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ये हमारे चैलेंजेस हो गए। अब स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं, तो स्टेप्स अभी जो ले रखे हैं वो यूपीआई जैसे एक्सेप्टेबल है, हमारा अडॉप्टेड है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे सिंगापुर हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका, यूएई, भूटान, इन कंट्रीज़ में यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया गया है। फिर बहुत सारी कंट्रीज से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है कि जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की, जैसे इंडिया की और यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स, वो लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। और जैसे यहाँ पे क्या किया कि आरबीआई ने परमिट कर दिया कि वो ओपन करेंगे आईएनआर अकाउंट, जो आउटसाइड इंडिया है ना, कि मान लो कोई कंट्री के बाहर वहाँ पे, तो वो एक ओपन करेंगे आईएनआर अकाउंट, और वो एक्सटेंड करेंगे कि वहाँ पे आईएनआर डिनोमिनेटेड लोन जो है वो हम दे सकें पीआरआईओ को, जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भी कोई भी आदमी अगर कोई बाहर रह रहा है तो हम उसको उसके लोकल करेंसी में ही लोन हम दे पाए। तो उसके लिए फिर आता है स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट चलाया है इंडिया ने, इंडिया का स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट जो आरबीआई का है। और स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट बेसिकली एक ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग के लिए है और ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल के लिए। ये एक स्ट्रीमलाइनिंग है कि अप्रूवल देगा और कैसे इसको स्ट्रेंथन को फास्ट करेगा, कि जो भी हम मान लो एक्सटर्नल कमर्शियल को बोरोविंग करते हैं, जैसे बाहर से अगर हमें कुछ बोरो करना है तो उस जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग के प्रोसेस को फास्ट करेगा ये। फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट बनाए जाएंगे, जिससे आरबीआई जो है वो इनेबल करेगा कि आईएनआर जो है वो आईएनआर में ट्रेड सेटलमेंट हो जाए। तो उन्होंने 22 कंट्री के साथ साइन किया है और वो अलाउ करेंगे कि बैंक जो है वो ओपन करें एसवीआर अकाउंट को। तो अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट एक ये रेफर करता है कि जो फॉरेन जो बैंक अकाउंट होता है वो कहीं ना कहीं हेल्ड होता है डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी। जैसे मान लो यूएस का सिटी बैंक है, वो होल्ड कर रहा है एक अकाउंट इंडियन बैंक के एसबीआई में, इंडियन बैंक के एसबीआई में, तो एसबीआई का क्या हो जाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये इंडिया ने किया हुआ है। अब जैसे बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट भी होते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिसाइड कर ली जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जैसे इंडिया ने श्रीलंका के साथ किया है, तो इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या हुआ है कि इंडिया लोन दे रहा है श्रीलंका को, तो वो अपने आईएनआर में ही दे रहा है।
तो वो एक सर्टिफाइड पीरियड के बाद, जैसे मान लो 4 साल के लिए लोन दिया गया और 4 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट के साथ वो आईएनआर में ही पैसे वापस ले लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी स्वैप एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो ये इंडिया ने किया हुआ है। अभी जो आर्टिकल है उसमें इन्होंने ये बोला है कि कैसे ये अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तो रिड्यूसिंग ये रिस्क जो है कहीं ना कहीं इंडियन इकॉनमी पे वो कम हो जाएगा। आरबीआई ये बिलीव करता है कि जो इंडियन इकॉनमी और जो बिजनेसेस है वो कम रिस्क जो है वो फेस करेंगे ग्लोबल ट्रांजेक्शन अगर रुपीज़ में कंडक्ट किया जाता है तो सारी कंट्रीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो रैशनल है ना रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, तो इन्होंने बोला कि दूसरे रीजंस में रुपी कैसे इंटरनेशनलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इन्होंने बोला कि जो इन्वॉइसेस होते हैं वो बनाओ एक्सपोर्ट के लिए और इम्पोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और इम्पोर्ट के लिए। तो इन्वॉइसेस क्या होता है, इन्वॉइसेस एक ऑफिशियल पेपर होता है, उस ऑफिशियल पेपर में कितना आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रिसीव्ड करना है और उसके बदले आपको कितना पैसा देना है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वॉइसेस। तो ये चाहते हैं कि इन्वॉइसेस के थ्रू आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें और इन्वॉइसेस को आईएनआर में सेटलमेंट करें कि आने वाले टाइम में इसको हम और बढ़ा सकें। और इनका ये भी मानना है कि जैसे करेंसी है, यहाँ पे हमने क्या कि ओवर डिपेंडेंसी हमारी कुछ करेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं करेंसी की जो वैल्यू होती है वो उसको अप्रिशिएट कर देता है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी ये कहते हैं कि आपको अरेंज करना चाहिए कि मल्टीपल करेंसीज जो है वो प्ले करें ग्लोबल रोल में, ना कि कोई एक और हैंडफुल में। तो दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम प्रमोट करेंगे कि रुपी एज अ करेंसी और हम उसे यूज़ कर सकें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब इनका क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन पे भी उनका एक व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली किसी कॉइन के द्वारा कोई बैकिंग तो होती नहीं है, कि अगर मान लो एक यहाँ पे बिटकॉइन है तो उसकी कोई बैकिंग नहीं है कि इसको पैक किया गया है किसी के द्वारा या इसकी कोई वैल्यू है, तो इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। तो उसमें आरबीआई का गवर्नर का यही बोलना है कि ये कोई पर्पस सर्व नहीं करता है और ना ही कोई मतलब फुलफिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे इंडिया ने लेके आई थी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये आरबीआई के द्वारा बैक किया जाता है। और कहीं ना कहीं सीबीडीसी लाने का मतलब ये था कि आप लार्ज स्केल लेवल पे अगर आपको कैश अगर स्टोर करना है या तो आप सीबीडीसी का यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए।